हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के बारे में और उसके फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। So Michelson interferometer can be used to determine the first application is to determine the wavelength of light. And second application जो आज हम डिस्कस करेंगे is standardization of meter. Standardization of meter. So now students हम डिस्कस करेंगे माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. Michelson interferometer is used to determine the wavelength of a light from a monochromatic source S. जो कि हमारे पास क्या है, कोई भी अगर हमारे पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स S है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर सा. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं, जो हमारे पास मिरर्स थे M1 एंड M2 इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो हम यूज़ करते हैं, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हों तो हमें किस टाइप के फ्रिंजेस मिलते हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस. तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमारे पास क्या होता है, एक मिरर M1 होता है और एक मिरर हमारे पास होता है M2. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बीम स्प्लिटर G1. जो भी हमारे पास होता है सोर्स S जिसकी हमें वेवलेंथ हम डिटरमिन करेंगे. यहाँ पे हमारे पास होता है लेंस L. तो जो भी S सोर्स से जो लाइट है वो क्या होगी, इंसिडेंट होगी बीम स्प्लिटर G1 के ऊपर. तो जो G1 होगा वो क्या करेगा, लाइट को पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली ट्रांसमिट. तो जो पार्टली रिफ्लेक्ट लाइट होगी वो क्या जाएगी हमारे पास मिरर M1 की तरफ. लाइट क्या होगी, यहाँ से पार्टली रिफ्लेक्ट हो गई और वो गई टुवर्ड्स द मिरर M1. एंड जो लाइट पार्टली ट्रांसमिट हुई है वो गई टुवर्ड्स द मिरर M2. तो जो AC लाइट है वो क्या होगी हमारे पास, पार्टली रिफ्लेक्टेड, एंड AB लाइट क्या होगी, पार्टली ट्रांसमिटेड लाइट. ये हमारे पास है G2 कंपनसेटिंग प्लेट जिसका यूज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब ये लाइट अगेन जो मिरर M1 और M2 होंगे वो AC और AB को क्या करेंगे, अगेन रिफ्लेक्ट करेंगे और ये ट्रैवल करेंगी अलोंग दी सेम पाथ. तो ये ट्रैवल करेंगे अलोंग द सेम पाथ और हमारे पास क्या आएंगे, अलोंग दी AT, और हमें नज़र आएंगे यहाँ पे टेलीस्कोप में अलोंग, ट्रैवल करेंगे अलोंग AT. सेम जो AB है वो भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगा उसको भी मिरर M2 और ये ट्रैवल करेगी अलोंग AT. तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बीम्स आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी और हम जब टेलीस्कोप में से व्यू करेंगे तो हमें क्या आएगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आएगा. तो जो हमें फ्रिंजेस नज़र आएंगे वो किस पे डिपेंड करता है, M1 और M2 की पोजीशन पे. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो M1 और M2 की पोजीशन है जब हम टेलीस्कोप में से देखेंगे तो हमें कैसे नज़र आएगा, जो मिरर M2 है वो हमें नज़र आएगा M1 के साथ जस्ट पैरेलल. हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा, एक इमेज नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं M2 प्राइम. तो हमें M2 क्या नज़र आएगा, M2 की इमेज नज़र आएगी M1 के साथ एक वर्चुअल इमेज ऑफ M2 जिसको हम बोलते हैं M2 प्राइम. तो M1 और M2 प्राइम इनकी जो लोकेशन होगी, इनका जो ये पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एंगल बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेंगे कि हमें किस टाइप के फ्रिंजेस मिलेंगे. हमें सर्कुलर फ्रिंजेस हमें कब मिलते हैं, जब M1 और M2 आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, और जो M1 और M2 प्राइम जो वर्चुअल इमेज है M2 की वो क्या हो, पैरेलल. तो तब हमें कौन से टाइप के फ्रिंजेस मिलेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मिरर M1 है उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, पर जो मिरर M2 है वो क्या है, फिक्स्ड है.
तो जो मिरर M1 और M2 प्राइम है ये एक तरीके का क्या बना रहे हैं, हमारे पास क्या बन गया, फिल्म बन गया। जब हमने इंटरफ्रेंस ड्यू टू एयर फिल्म बना था तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या, दो पैरेलल ग्लास सरफेसेस थे, उसके बीच में क्या हो जाती है, एनक्लोज्ड हो जाती है एयर फिल्म। तो लाइट इंसिडेंट होगी, उन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होती है, आपस में सुपरपोज करेंगी और हमें क्या नजर आएगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो इसके अंदर भी जो मिरर M1 और M2 प्राइम है वो भी एक तरीके का क्या बना रहे हैं, एक एयर फिल्म बना रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, जो M1 और M2 प्राइम है इनके बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लो M1 और M2 प्राइम के बीच का डिस्टेंस अभी D है, तो M1 की पोजीशन को हम हिला के M1 को चेंज करके, तो M1 की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, M1 को मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो जो M1 और M2 प्राइम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यही है, इफ़ द मिरर्स M1 एंड M2 आर एक्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो हमें कौन से टाइप के फ्रिंजेस मिलेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस। ये चीज़ का ध्यान रखना है, सर्कुलर अगर हमें फ्रिंजेस चाहिए तो M1 और M2 क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, या फिर M1 एंड M2 प्राइम, M2 प्राइम हमारे पास क्या, वर्चुअल इमेज ऑफ M2 वो क्या होंगी, जब पैरेलल। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर हमें लीनियर और पैरेलल फ्रिंजेस हमें कब मिलेंगे, जब हमारे पास जो M1 है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर हमें लीनियर पैरेलल फ्रिंजेस हमें चाहिए तो वो कब मिलते हैं, जब मिरर M1 M2 प्राइम को इंटरसेक्ट करेगा इन द मिडल। तो हमारे पास ये मिरर M2 प्राइम है, तो M1 है वो M2 प्राइम को इंटरसेक्ट करेगा इन द मिडल, तो जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगे वो हमें क्या मिलते हैं, पैरेलल एंड लीनियर फ्रिंजेस मिलेंगे। स्ट्रेट, लीनियर एंड पैरेलल फ्रिंजेस हमें कब मिलेंगे, जब M1 M2 प्राइम को इंटरसेक्ट करेगा इन द मिडल। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होगा, जीरो पाथ डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ द मिरर M1 इज मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये हमने देखा था कि मिरर M1 को हम आगे भी लेके जा सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो सर्कुलर फ्रिंजेस अपीयर और डिसअपीयर एट द सेंटर। M1 M2 प्राइम का डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। M1 और M2 प्राइम का डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज होगा। तो इनका डिस्टेंस मान लो पहले क्या था, D था, T1 था, उसको हमने चेंज करते हमें सर्कुलर फ्रिंजेस हमें ये नज़र आ रहे थे। तो अगर हम इनका डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, M1 M2 के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया हमने, तो हमें क्या नज़र आएंगे, मोर नंबर ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस स्टार्ट अपीयरिंग एट द सेंटर। तो हमें क्या नज़र आएंगे, और नंबर ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस स्टार्ट अपीयरिंग एट द सेंटर। और अगर हमने डिस्टेंस M1 और M2 प्राइम के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया तो जो फ्रिंजेस थे वो क्या होने लग जाएंगे, स्टार्ट डिसअपियरिंग एट द सेंटर। तो हमें फ्रिंजेस क्या नज़र आएंगे, कम नज़र आएंगे। तो अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस डी कम कर दें तो जो फ्रिंजेस था वो, अगर हम इनका डिस्टेंस कम करें तो फ्रिंजेस क्या होने लग जाएंगे, स्टार्ट डिसअपियरिंग। जैसे ये सेंटर में मर्ज हो गया, ये भी सेंटर में मर्ज हो गया, ये भी डिसअपियर हो गया, तो हमें ये फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये कहाँ हो गए, डिसअपियर हो गए सेंटर में। हमें सिर्फ अब यही फ्रिंज नज़र आएंगे। तो अगर हम डिस्टेंस डी बढ़ा दें तो हमें मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होने लग जाएंगे, स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम दी सेंटर। और जो फ्रिंजेस है उनका साइज क्या होने लग जाएगा, थिनर, और जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, क्राउडेड, क्योंकि फिर मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन गए उतने ही स्पेस में। अगर डिस्टेंस डी है हम इनका डिक्रीज कर दें तो जो फ्रिंजेस है वो क्या होने लग जाएंगे, स्टार्ट डिसअपियरिंग, कि ये फ्रिंज भी डिसअपियर हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। तो हमें फ्रिंजेस क्या नज़र आएंगे, मोटे, हमें क्या नज़र आएंगे, थोड़े मोटे नज़र आएंगे, और क्या नज़र आएंगे, स्टार्ट कम नज़र आएंगे। फ्रिंजेस की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, थोड़ी मोटी होगी, और फ्रिंजेस क्या होंगे, कम क्राउडेड होंगे, क्योंकि उतने ही एरिया में कम नंबर ऑफ फ्रिंजेस नज़र आएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डिस्टेंस टी को इंक्रीज करते हैं तो मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस स्टार्ट अपीयरिंग एट द सेंटर,
और अगर हम डिस्टेंस डी को डिक्रीज करते हैं तो जो फ्रिंजेस हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डिसअपियर एट द सेंटर। तो यही हमने इस फिगर में भी दिखाया हुआ है जो हमारे पास है कि हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर भी डिस्टेंस टी को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पहले डिस्टेंस टी हमारे पास कम था तो हमें फ्रिंजेस कम नज़र आ रहे थे, फिर मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगे, अपीयर एट द सेंटर, फिर हम डिस्टेंस टी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस स्टार्ट अपीयरिंग एट द सेंटर, फिर हम डिस्टेंस टी को कम करते रहेंगे तो जो फ्रिंजेस हैं सर्कुलर फ्रिंजेस वो स्टार्ट डिसअपियरिंग एट द सेंटर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ अब हम देखें, नाउ एज द मिरर, नाउ एज द मिरर इज मूव्ड through a known distance d, through a known distance d, थ्रू नोन, हमने मिरर एम को कितना मूव किया, थ्रू नोन डिस्टेंस डी एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिसअपियरिंग एट द सेंटर, जो डिसअपियर होंगे एट द सेंटर उसको हमने क्या किया, काउंट, एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिसअपियरिंग सेंटर इज काउंटेड, इज काउंटेड। अब हम ये करेंगे, तो सपोज हमने सपोज किया कि जो D1 है, D1 हमारे पास क्या है, D1 M1 और M2 प्राइम के बीच में एक तरीके का क्या बन रहे हैं, आपस में क्या है, वो पैरेलल है, तभी हमें क्या मिलेगा, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगा। सपोज कि D1 क्या है, उनके बीच में इनिशियल थिकनेस है ऑफ द एयर फिल्म, तो उन दोनों के बीच में बन रही है। सपोज D1 is the initial thickness of the air film between किस किस के बीच में है, between M1 and M2 प्राइम, कॉरेस्पॉन्डिंग, और उस टाइम पे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ ब्राइट फ्रिंज ऑफ ऑर्डर M1, मतलब क्या है इसका कि हमारे पास कि जो एयर फिल्म M1 और M2 प्राइम हमारे पास दो थे, इनके बीच में D1 क्या है, इनिशियल थिकनेस है ऑफ एयर फिल्म, जो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, जो यहाँ पे हमें फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द M1 ऑर्डर फ्रिंज। हमें यहाँ पे इस पोजीशन पे मान लो हमें M1 ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो थिकनेस है वो क्या है, D1। अब हमने क्या किया, M1 का डिस्टेंस डिक्रीज करना स्टार्ट किया। अब मान लो M1 और M2 प्राइम के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D2। तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस थे वो डिसअपियर हो गए सेंटर पे, तो हमें अब इस पोजीशन पे कौन से नंबर ऑफ फ्रिंज नज़र आ रही है, Mn। तो नाउ जो D2 है हमारे पास, D2 वो क्या है, थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, D2 क्या हमारे पास, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म कॉरेस्पॉन्डिंग, फाइनल थिकनेस कॉरेस्पॉन्डिंग किसके कॉरेस्पॉन्ड में, टू अ ब्राइट फ्रिंज। अब हमें इसी सेम पोजीशन पे कौन सा ब्राइट फ्रिंज नजर आ रहा है, ऑफ ऑर्डर Mn। तो थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ ब्राइट फ्रिंज, corresponding to a bright fringe of order Mn।
corresponding to a bright fringe of order m in the same position. तो पहले हमें D1 पे थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म थी M1 और M2 प्राइम के बीच में, तो अब हमें कौन से नंबर ऑफ फ्रिंज नजर आ रही थी? M1। तो उसके बाद डिसअपियर होने स्टार्ट हो गई सेंटर पे, तो उसके बाद हमें D2 क्या होगी? फाइनल थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, उसी पोजीशन पे अब हमें कौन सी ऑर्डर की फ्रिंज नजर आ रही है? MN। तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस चले गए, डिसअपियर हो गए, वो कितने हो गए? M1 माइनस MN नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो गए? M1 माइनस MN। तो उतने जो इनका डिफरेंस होगा उतने ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो गए? डिसअपियर हो गए फ्रॉम दी सेंटर। अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या भी है? D2D1, हमने कॉस ऑफ एंगल जो हमारे पास था उसको हमने क्या ले लिया? 1। तो हमारे पास 2D1 क्या आ गया? M1 लैम्डा, एंड 2D2 हमारे पास क्या आ गया? MN लैम्डा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2D2 माइनस D1 इज इक्वल टू MN माइनस M1 इंटू लैम्डा। तो 2D इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? N लैम्डा, वेयर D2 माइनस D1 इज इक्वल टू D और MN माइनस M1 इज इक्वल टू N। कैपिटल N क्या है हमारे पास? कितने ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो गए? डिसअपियर हो गए फ्रॉम द सेंटर, जब हमने डिस्टेंस T को क्या किया? डिक्रीज किया। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा क्या आ गया? 2D डिवाइडेड बाय N। D हमें पता है, N पता है, पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा, जो कि क्या है? वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। सेकेंड एप्लीकेशन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मीटर। तो एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्टैंडर्ड मीटर, हम इसमें किसको डिफाइन कर रहे हैं? 1 मीटर को। इन टर्म्स, किसकी टर्म में हम डिफाइन करें? ऑफ द वेवलेंथ ऑफ कैडमियम रेड लाइन। तो जब हमने 1 मीटर को किसकी टर्म में डिफाइन करने के लिए? वेवलेंथ ऑफ अ कैडमियम रेड लाइन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था वाज परफॉर्म्ड बाय माइकलसन एंड बेनोइट इन 1895। उसी एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड था? माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर। इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमने पढ़ा था कि हम लोग फ्रिंजेस काउंट कर सकते हैं, कितने फ्रिंजेस अपीयर हो रहे हैं, कितने फ्रिंजेस डिसअपीयर हो रहे हैं, जब हम M1 के भी जो M1 को मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड मूव करवाएंगे। तो it is not possible to count the number of fringes which cross the field of view when one of the mirrors, जब कोई भी मिरर, जो कि एक मिरर क्या होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में? मूवेबल, और सेकंड मिरर क्या होता है? फिक्स्ड, जो हमने अभी वेवलेंथ में भी पढ़ा था। when one of the mirrors of Michelson interferometer is moved through whole length of 1 meter, अगर हम ये देखें कि हम डिफाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस मूव कर रहे हैं और हम उसको वेवलेंथ की टर्म्स में डिफाइन करें, और हम एक मिरर को कंप्लीट वेव होल लेंथ 1 मीटर मूव करवाएं और हम काउंट करें कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं वो मूव हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जब 1 मीटर मूव करवाएंगे, उसका इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस, कितने फील्ड ऑफ व्यू हमें कितने सारे फ्रिंजेस नज़र आएंगे, तो वो जो जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करते रहेंगे उतना स्पेस क्या होता है? क्राउडेड, और फ्रिंजेस क्या नज़र आएंगे? बहुत सारे थिनर, तो उनको काउंट करना इज नॉट पॉसिबल। तो मोर ओवर, और क्या है? फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 सेंटीमीटर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द फ्रिंजेस। और अगर पाथ डिफरेंस है दोनों में वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमें फ्रिंजेस नज़र आएंगे ही नहीं। सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कि जो मिरर था फर्स्ट मस्ट नॉट बी मूव्ड थ्रू डिस्टेंस ऑफ मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो मिरर को तो हम 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं करवा सकते, तो हमने जो 10 सेंटीमीटर था उसको हमने ले लिया सब स्टैंडर्ड डिस्टेंस। और हमने क्या किया? इन प्रैक्टिस
9 एटेलॉन्स को हमने यूज्ड किया, जो ईच बीइंग, जो हर एक जो एटेलॉन था वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द प्रीसीडिंग एटेलॉन। जो लेंथ थी हमारे पास शॉर्टेस्ट एटेलॉन की वो थी 0.390625 mm और जो लॉन्गेस्ट एटेलॉन की लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया गया इनटू 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या किया गया, फर्स्ट पार्ट में द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द मोनोक्रोमैटिक कैडमियम लाइट इज काउंटेड फॉर द शॉर्टेस्ट एटेलॉन। शॉर्टेस्ट एटेलॉन के लिए कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है मोनोक्रोमैटिक कैडमियम लाइट की, उसको काउंट किया गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में जो लेंथ ऑफ द सेकेंड एटेलॉन थी इज कंपेयर्ड विद द शॉर्टर एटेलॉन। फिर जो सेकेंड एटेलॉन की लेंथ थी उसको कंपेयर किया गया थर्ड एटेलॉन से, फिर थर्ड एटेलॉन को फोर्थ से। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया until the number of wavelengths for a length of 10 centimeter एटेलॉन इज known। फिर जो 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास था वो क्या था, सब स्टैंडर्ड था। तो 10 सेंटीमीटर को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया, 1 मीटर से, और वहाँ से हमने क्या कैलकुलेट की, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स फॉर अ लेंथ ऑफ 1 मीटर इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ कैडमियम रेड लाइन इज नोन। तो अब हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देन हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो एटेलॉन है वो क्या है। तो हमारे पास एटेलॉन है क्या, तो हमारे पास एटेलॉन, व्हाट इज एटेलॉन। एक तो एटेलॉन हमने पढ़ा था, एटेलॉन इज सब स्टैंडर्ड फॉर लेंथ। हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, एज अ सब स्टैंडर्ड फॉर लेंथ। और इसमें होता क्या है, एटेलॉन जो हम यूज करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स। हमारे पास क्या 2 मिरर्स हैं, एक स्मॉल m1 से हमने जिसको डिनोट किया और एक है स्मॉल m2 से, विच आर प्लेन पैरेलल, जो क्या है विच आर प्लेन पैरेलल और सिल्वर्ड ऑन देयर फ्रंट सरफेसेस, और उनके जिनके फ्रंट सरफेसेस है उसको हमने क्या किया हुआ है, सिल्वर्ड। तो डिस्टेंस जो है इन दोनों के सरफेसेस का वो कितना है, L। और जो मिरर्स है M1 और M2 को, उसको हम परफेक्टली पैरेलल अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज अटैच टू देम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 mirrors which are plane parallel, जो क्या है प्लेन पैरेलल एंड सिल्वर्ड ऑन देयर फ्रंट फेसेस, द डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में वो कितना है, L। डिस्टेंस बिटवीन देयर सरफेसेस इज L। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द एक्सपेरिमेंट एंड कवर द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मीटर। थैंक यू।